हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति और आज का टॉपिक है पॉलिटिकल कल्चर या राजनीतिक संस्कृति। मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में आ जाएं और जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हमारे कुछ बच जाते हैं तो हम वो क्वेश्चंस में या वन लाइनर में कवर कर लेंगे, क्योंकि सारे फैक्ट्स लेकर एक ही वीडियो बनाना और शॉर्ट में बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग अपने नोट्स इस वीडियो से बना सकते हैं। अपने नोट्स बनाने के बाद आप 2 या 3 पेपर छोड़ दीजिए। ये आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप नोट्स बनाएं तो हमेशा 2 या 3 पेपर एक्स्ट्रा छोड़िए, ताकि जब भी आपको और कोई टॉपिक्स मिले और कोई अपडेट्स मिले तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकें। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है। देखिए, जो ह्यूमन है, जो व्यक्ति है, वो एक सोसाइटी में रहता है और उसी सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो अपना बिहेवियर करते हैं। उनका जो व्यवहार होता है वो बहुत सारे फैक्टर से इफ़ेक्टेड होता है, चाहे वो वहाँ की हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वहाँ के आदर्श हों, मूल्य हों। ये सारे फैक्टर्स उनके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। जब व्यक्ति इस कल्चर को, इन मान्यताओं को, इन एटीट्यूड्स को पॉलिटिकल एरिया में अप्लाई करेगा तो पॉलिटिकल कल्चर का उदय होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कभी भी पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति की जो स्टडी है वो उसे कल्चर से अलग करके नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल कल्चर कल्चर का ही एक भाग है, उस समाज की संस्कृति का ही एक पार्ट है। जो भी परिभाषाएं हम नीचे पढ़ेंगे उसमें जो सार आएगा वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो बुक की लैंग्वेज है और जो इतनी टफ हिंदी में जो लिखा जाता है, हमें ना उसका भाव नहीं समझ पाते। वो बहुत इजी बात होती है बट बहुत ही क्लिष्ट भाषा में लिखी गई होती है। बेसिकली जो पॉलिटिकल कल्चर है, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, उसके प्रति जो लोगों की अभिवृत्तियां हैं, जो रुचियां हैं, यानी जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनका बिलीफ है, जो उनका एटीट्यूड है, उस पर आधारित होता है। हम नीचे कुछ फैक्ट्स देखेंगे और परिभाषाएं देखेंगे और जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है या पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है। आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, आगे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। जब भी पॉलिटिकल कल्चर की बात की जाती है सबसे पहले आमंड का नाम लिया जाता है, क्योंकि उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल कल्चर कहा जाता है। आमंड ने इसे कार्य के प्रति अभिमुखीकरण कहा है। इसी तरह बियर इसे राजनीतिक संस्कृति कहते हैं, ईस्टर्न इसे पर्यावरण कहते हैं। इस तरह अलग अलग थिंकर्स ने इसके बहुत सारे नाम दिए हैं। अब जैसे जैसे हम फैक्ट्स में जाएंगे हमें वो नामों को ध्यान रखना है। और देखिए, एक वीडियो में सारा कुछ लेके आना बहुत मुश्किल था, तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए ताकि आगे जो भी फैक्ट्स हमारे बचते जाते हैं वो हम MCQs में कवर कर लेंगे। आमंड की जो 2 इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो एक है 1956 में आया उनका लेख कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, और दूसरी रचना है जो कि 1960 में आई थी, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज़। आपको बुक्स याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे क्वेश्चन यही बनते हैं मोस्टली कि देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन इससे ज़्यादा बनेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। आप बुक्स याद रखिए, कौन से थिंकर ने क्या कहा है, किसने क्या डिवीज़न दिया है या किस आधार पे वर्गीकरण किया गया है, कितने प्रकार बताए हैं, ये सारे क्वेश्चन ही पॉलिटिकल कल्चर से बनते हैं। और आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए। देखिए, जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है ना, आप उसी पे ध्यान दीजिए, जो नहीं आता है उसमें ज़्यादा मत फंसिए। दूसरे इंपॉर्टेंट थिंकर इसके अंदर हम मान सकते हैं सिडनी वर्मा। देखिए, आमंड और सिडनी वर्मा इन दोनों की एक रचना है द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। 1963 में ये रचना आई थी। इससे क्वेश्चंस बनते आए हैं, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें इन्होंने 5 नेशंस की स्टडी की थी। वो नेशंस हैं ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, जर्मनी और मैक्सिको। क्वेश्चन बन जाते हैं कौन सी कंट्री इनके अध्ययन में सम्मिलित नहीं थी, जिसका स्टडी इन्होंने नहीं किया है। नेक्स्ट है ल्यूशियन पाई,
जिनकी रचना है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। मैरिस जोन्स हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। फाइनर की रचना है मैन ऑन हॉर्सबैक, द रोल ऑफ द मिलिट्री इन पॉलिटिक्स। देखिए, जो फाइनर हैं उन्होंने 2 कारण बताए हैं कि जो अस्थिरता आ जाती है उसके मेनली 2 रीजंस हैं। एक तो वैधता का अभाव होगा, या वहाँ जो तरह तरह के साहचर्य होते हैं, तरह तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं उस कल्चर को, वो। रिचर्ड ए पार्क की रचना है इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम, और रजनी कोठारी की रचना है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए, काफ़ी सारी रचनाएं हो गई हैं, बट क्वेश्चन इनसे बनते हैं तो हमें इनको देखना ही पड़ेगा। हम कुछ परिभाषाएं भी देख लेते हैं। देखिए, मैंने कोशिश की है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही परिभाषाएं लेके आऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप याद नहीं कर सकते, एक लिमिट होती है हमारे ब्रेन की भी, और वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक भी बताती चलूँगी, आपको इनको कैसे याद रखना है। देखिए, आमंड और पावेल कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति किसी भी राजनीतिक प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तियों के व्यवहारों तथा अभिमुखीकरण की पद्धति है। मतलब सबका वही है, शब्दों का हेर फेर है, शब्द अलग अलग लिए गए हैं परिभाषा में, तो हम उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाव सबका वही है जो मैंने आपको समझाया है। फाइनर कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति मुख्यतः शासकों, राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की वैधता से संबंधित है। ल्यूशन पाई के अनुसार राजनीतिक संस्कृति उन अभिवृत्तियों, विश्वासों तथा मनोभावों का सेट या समुच्चय है जो राजनीतिक प्रक्रिया को अर्थ व सुव्यवस्था प्रदान करता है। सिडनी वर्मा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य उन अनुभवजन्य विश्वासों, अभिव्यक्तियों के प्रतीकों और मूल्यों की उस व्यवस्था से है जो राजनीतिक कार्य संपादित करते हैं। अब देखिए, अब इनको हम याद कैसे करेंगे। आमंड और पावेल की परिभाषा है, उसके लिए आप ये वर्ड याद कर लीजिए, अभिमुखीकरण। जिस परिभाषा में अभिमुखीकरण आएगा वो आमंड और पावेल की है। अ से आमंड, अ से अभिमुखीकरण। देखिए, थोड़ी बहुत ट्रिक हमको लगानी पड़ेगी। कंपटीशन जो आजकल बढ़ गया है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का लेवल है, उसमें हमें थोड़ा बहुत चालाकी से निकलना पड़ेगा। आप हार्ड वर्क करते जाएंगे तो गारंटी नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना होगा। फाइनर की परिभाषा पहचाननी है तो प्रक्रियाओं की वैधता, ये शब्द याद रखिए। ल्यूशन पाई, ल्यूशन पाई के लिए आप याद रखेंगे सेट या समुच्चय। पाई, पाई हम कैसे खरीदेंगे? सेट में खरीदेंगे। एक पाई से किसी का काम नहीं चलता है तो उसे सेट में खरीदेंगे। सिडनी वर्मा की परिभाषा में हम अनुभवजन्य विश्वासों और अभिव्यक्ति के प्रतीकों, ये टर्म याद रखेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसी से याद रखें, आप अपनी खुद की भी कुछ ट्रिक बना सकते हैं। आपको जो इजी लगता है, जिससे आप कनेक्ट करते हैं, वही ट्रिक आप यूज़ करिए। नेक्स्ट है कि आमंड और सिडनी वर्मा ने राजनीतिक संस्कृति के 3 रुझान बताए हैं। रुझानों से मतलब ये राजनीतिक संस्कृति के घटक हैं, उसके तत्व हैं। ये इसके 3 प्रकार हैं। फर्स्ट, संज्ञानात्मक रुझान। सेकंड, भावात्मक रुझान। थर्ड, मूल्यांकन परक रुझान। ये जो नाम है, अगर आपसे सिडनी वर्मा के वर्गीकरण या सिडनी वर्मा ने कौन से, आमंड और सिडनी वर्मा ने कौन से 3 रुझान बताए, उसमें पूछेंगे तो आप ये 3 नाम लिखेंगे। अदरवाइज आप इनका मतलब समझ लीजिए, क्योंकि ये डिफरेंट नेम से कुछ थोड़े बहुत शब्दों का हेरफेर करके भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक रुझान क्या है, आप बहुत बारीक डिफरेंस है सबके बीच में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संज्ञानात्मक रुझान से मतलब है कि जो लोग हैं उनकी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो विश्वास है, उसकी जो मात्रा है, वो संज्ञानात्मक रुझान में आएगा। इसके अंदर विश्वास, अभिवृत्तियाँ, जो अनुक्रियाएं होती है, जो एटीट्यूड है, जो प्रतिक्रियाएं होती है, वो सभी कुछ आता है। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं, वो वोट देने को बहुत ज़रूरी मानते हैं, उनका मतदान में विश्वास है, मगर कुछ लोगों का मतदान में विश्वास नहीं है। लोगों का कहना है कि किसी को भी वोट दो, धांधली चलती है।
तो इस तरह ये जो विश्वास वाली बात है राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, ये संज्ञानात्मक रुझान में आएंगी। और जो भावात्मक रुझान है उसके अंदर आएगा कि राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो मनोवृत्तियां हैं, जो मनोभाव है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो देश प्रेम है, ये इस तरह की जो फीलिंग्स होती है वो आएगा। देखिए, जो भावात्मक रुझान है उसमें मतलब ये है कि वो भाव है। आप एग्जाम्पल से समझिए, जो माँ होती है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, ये उसका भाव है, ये उसका भावात्मक रुझान है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो माँ अपने बच्चे पे विश्वास करती है या नहीं। हम पढ़ाई करते हैं तो मम्मा आके क्रॉस चेक करके जाती है ना कि कर रहा है या नहीं, और स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं माँ विश्वास नहीं करती है। तो ये डिफरेंस समझ लीजिए कि एक व्यक्ति अपने देश से प्रेम तो कर रहा है, ये भावात्मक रुझान है, लेकिन उसे उसकी व्यवस्था पर, उसकी कार्यप्रणाली पर विश्वास नहीं है, ये संज्ञानात्मक रुझान है। थर्ड है मूल्यांकन परक रुझान। मूल्यांकन परक जो रुझान है ये एक तरह से मूल्य एटीट्यूड से रिलेटेड है, मूल्य अभिवृत्तियां हैं जो सार्वजनिक लक्ष्य होते हैं। राजनीतिक समाज में जो भी सार्वजनिक लक्ष्य होंगे उससे संबंधित जो विश्वास है, जो आस्थाएं हैं, जो मूल्यांकन किया जाएगा, वो मूल्यांकन परक रुझान के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं देख लेते हैं। राजनीतिक संस्कृति एक व्यक्तिपरक अवधारणा है, यानी कि हर व्यक्ति के जो विचार, विश्वास, मूल्य डिफरेंट हो सकते हैं। हर संस्कृति के विचार, विश्वास और मूल्य डिफरेंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक देश की राजनीतिक संस्कृति दूसरे समाज की या दूसरे देश की राजनीतिक संस्कृति से मैच करेगी। नेक्स्ट है इसकी जो विशेषता इम्पॉर्टेंट है कि ये एक व्यापक धारणा है। जो पॉलिटिकल कल्चर होता है वो सामान्य संस्कृति का ही एक भाग होता है, और ये एक अमूर्त धारणा है, एब्स्ट्रैक्ट है। ये कभी किसी ने संस्कृति को देखा है क्या? कभी किसी ने संस्कृति को नहीं देखा, इसका कोई मूर्त रूप नहीं है। इसी तरह राजनीतिक संस्कृति का भी कोई मूर्त रूप नहीं है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है कि जो पॉलिटिकल कल्चर है वो हर राजनीतिक व्यवस्था में डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल जो घटक होते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल घटक नहीं कह सकते हम, जो भूगोल है, परंपराएं हैं, इतिहास है, जीवन के मूल्य हैं, जलवायु है, ये सारे जो तत्व हैं ये मिलकर किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है कि ये एक गत्यात्मक और परिवर्तनशील अवधारणा है, ये डायनेमिक है और चेंजफुल है। राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास में भी कोरिलेशन होता है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक आधुनिकीकरण, ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, हम दूसरे वीडियोस में इनको अच्छे से देखेंगे। इनको इफ़ेक्ट करती है राजनीतिक संस्कृति। देखिए ये तीनों ना सर्कल में है, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्कृति। और जब भी हम इनको पढ़ेंगे ना, हमको इनको कोरिलेट करके ही पढ़ना पड़ेगा। बहुत बारीक बारीक डिफरेंस है, हम वो अगले वीडियोज़ में वो क्लियर कर लेंगे। देखिए जो भूगोल होती है, जो परंपराएं होती है, यानी किसी भी कंट्री का जो क्लाइमेट है, उसकी जो जोग्राफिकल जो उसकी सिचुएशन है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी जो आइडियोलॉजीज़ है, इकोनॉमिक सोशल एलिमेंट्स हैं, ये सारे राजनीतिक संस्कृति के निर्माणक तत्व हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जिससे क्वेश्चंस बनते हैं जो पार्ट है इस वीडियो का, वो ये है कि राजनीतिक संस्कृति के प्रकार क्या क्या हैं। देखिए राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों का जो डिवीज़न किया गया है वो निम्न आधारों पर किया गया है। संख्या और शक्ति के आधार पर, निरंतरता या सात्वतता की दृष्टि से, राजनीतिक सहभागिता के आधार पर, गुणात्मक स्वरूप के आधार पर, या शासन व्यवस्था जनित संवेगों के आधार पर। देखिए जो फर्स्ट टाइप है उसके अंदर दो डिवीज़न किए गए हैं, अभिजनात्मक संस्कृति और जन संस्कृति। अब अभिजनात्मक संस्कृति जो एलिट थ्योरी से जुड़ी हुई है, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो प्रत्येक शासन व्यवस्था है उसमें गिने चुने लोग ही जो पावर होता है, जो सत्ता होती है, उसके वास्तविक हकदार होते हैं।
जन संस्कृति के समर्थक कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जो विकासशील देश हैं, वो जन संस्कृति से संबंधित हैं। निरंतरता या शाश्वतता की दृष्टि के अंतर्गत हम परंपरागत, आधुनिक और मिश्रित के अंदर डिवीज़न करते हैं। और इस परंपरागत में जो जन सामान्य की संस्कृति है वो आएगी। आधुनिक में एलिट थ्योरी वाली विशिष्ट वर्गीय शासक जो होते हैं, जो चुने जाते हैं, वो आएगी। और मिश्रित के अंदर अब मेनली इंडिया, ब्रिटेन, इन कंट्रीज़ में जो राजनीतिक संस्कृति अपनाई गई है, जो मिश्रित स्वरूप लिए हुए है, वो आएगी। राजनीतिक सहभागिता के आधार पर, यानी कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके अंदर जनसाधारण की कितनी सहभागिता है, उसके आधार पर जो डिवीज़न किया जाता है उसके अंतर्गत है संकीर्ण, पराधीन और सहभागी। इसके 3 मिश्रित रूप भी बताए गए हैं: संकीर्ण पराधीन, पराधीन सहभागी और संकीर्ण सहभागी। अब देखिए, इसमें जैसे नाम है उससे क्लियर हो रहा है कि संकीर्ण व्यवस्था वो होगी जो कम डेवलप्ड है, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी से जुड़ी हुई है। पराधीन के अंतर्गत जनता की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर सक्रियता, भागीदारी सीमित होती है और ये मेनली आउटपुट पर ध्यान देती है। ये डिमांड पर ध्यान नहीं देती, ये आउटपुट पर ध्यान देती है। थर्ड, जो सहभागी है या प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक संस्कृति आती है, वो मेनली डेवलप्ड कंट्रीज़ में है और इसके अंदर जो जनता है वो सक्रिय होती है, पॉलिटिकल प्रोसेस में सक्रिय भागीदारी निभाती है। गुणात्मक स्वरूप के आधार पर प्रौढ़ राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति, निम्न राजनीतिक संस्कृति और जो पूर्व फ्रांसीसी क्रांति के जो पूर्व की जो संस्कृति थी वो सम्मिलित करेंगे। प्रौढ़ राजनीतिक संस्कृति के अंदर जो राजनीतिक स्थिरता वाले देश हैं, जहाँ पर जो सर्वोच्च सत्ता है उस पर नागरिक सरकार का अधिकार है, वो राजनीतिक संस्कृति सम्मिलित है। विकसित राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत ऐसी राजनीतिक संस्कृति है जिसके अंदर संकट के बादल छाए रहते हैं, क्रांतियाँ होती रहती है, सत्ता पलट होती रहती है। ये सभी इनके अकॉर्डिंग, ये जो गुणात्मक स्वरूप के आधार पर जो डिवीज़न है, ये जो फाइनर ने दिया है, उनके अकॉर्डिंग विकसित में ये संस्कृतियाँ सम्मिलित है। निम्न राजनीतिक संस्कृति में जैसे जो वियतनाम, सीरिया, जहाँ पर लोकमत अशक्त होता है, शक्तिशाली नहीं होता है, जनता इतनी सक्रिय भागीदारी नहीं देती है, उन राजनीतिक संस्कृतियों को सम्मिलित किया जाता है। और ये जो फोर्थ टाइप है ये वर्तमान में नहीं है और इसके अंदर जनता के जो विचारों की अवहेलना की जाती थी, तो ऐसा कहीं भी अभी पूर्ण रूप से नहीं देखा जाता है। जो नेक्स्ट है कि शासन व्यवस्था जनित संवेगों के आधार पर वर्गीकरण, उसमें जो आंग्ल अमेरिकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, यानी कि उसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता, सुरक्षा, वो जो उसका बहुलवादी स्वरूप है, साध्य जो होते हैं और साधन जो होते हैं उनके बीच में जो कोरिलेशन होता है, वैसी राजनीतिक संस्कृति को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो कम विकसित जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, हम उनको लेंगे। अपश्चिमी व आंशिक रूप से पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में हम जो चीन है, साम्यवादी कंट्रीज़ हैं जिसमें एक ही दल का प्रभुत्व होता है, उनको सम्मिलित करेंगे। देखिए, जो भी मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में सम्मिलित कर लूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि वीडियो टाइमली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।